नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। यूपीएसआई के प्रश्न पत्रों की सीरीज में प्रैक्टिस सेट आपके सामने हिंदी फिर से आज हम लोग लेकर आ गए हैं। तो हिंदी के प्रश्नों पे बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें सामान्य हिंदी में है, आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। अगर इसमें अर्थ के हिसाब से हम बात करें तो इसमें क्या यह प्रश्नवाचक है? इसमें कहीं प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगा है तो प्रश्नवाचक नहीं हो सकता है। क्या निषेधवाचक है? क्या निगेटिव है? नहीं, निगेटिव भी नहीं है। क्या आज्ञावाचक है? इसमें किसी को आज्ञा दिया जा रहा है कि मेरे लिए गिलास पानी लाओ, मेरे लिए पुस्तक लाओ, या कुछ भी इसमें आज्ञा जैसा कोई बात आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसमें इच्छा जाहिर की जा रही है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। हम इच्छा प्रकट करते हैं कि आपके भविष्य क्या हो? उज्जवल हो। और दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य है? कृत्यवाच्य का मतलब इसमें कर्ता प्रधान हो, इसमें कर्ता काम कर रहा हो। तो विकल्पों में आए देखा जाए, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया, क्या इसमें कर्ता मेन है? नहीं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये मेन है। और दूसरा देखते हैं, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़वाया। पढ़वाया जैसा इसमें कोई शब्द नहीं है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से पाठ पढ़ा गया, यह भी सही नहीं है। तो इसमें क्या सही है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। मतलब जो अध्यापक है वो इसमें क्या है? कर्ता है। अध्यापक क्या है? इसमें कर्ता है, मुख्य है। अगला है, ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? लगातार उच्चारण स्थान पे प्रश्न आपको लगातार देखने के मिलते हैं, इसलिए आप लोग उच्चारण स्थान वाले चैप्टर को भली भांति ठीक प्रकार से आप उसको तैयार कर लीजिए। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। संस्कृत में भी सूत्र है लितु लसानाम दंता, तो इसमें ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की, तो इसमें वाल्मीकि ने की। वाल्मीकि चारों जगह लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको वर्तनी बताना है कि किसकी वर्तनी एकदम सही है। चलिए बताइए, वर्तनी किसकी एकदम सही है? पहले वाले ऑप्शन की वर्तनी एकदम से सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? वाल्मीकि। बिल्कुल सेम इधर भी तो लिखा हुआ है वाल्मीकि। चलिए, ये दोनों गलत है और शायद प्रिंटिंग में दोनों सेम ही लिख गया है, तो ये स्पेलिंग आपका क्या है? पहला वाला एकदम सही है। पहला वाला आपका एकदम सही है, चाहे चौथा पहला एकदम सेम लिखा है, कुछ अंतर तो लग नहीं रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण क्या व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं? स्वर क्या व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं? नहीं। अनुस्वार की सहायता से बोले जाते हैं? नहीं। अनुनासिक की सहायता से बोले जाते हैं? नहीं। स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर के बारे में कहा गया, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो बिना किसी के सहायता से बोले जाए, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, वो क्या है? वो स्वर है। बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वो स्रोत होगी। स्रोत भाषा है, ना कि मानक भाषा है, ना लक्ष्य भाषा है, ना माध्यम भाषा है। वो क्या है? स्रोत है। ये इसमें पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ करके इसका उत्तर बताना है आपको। इसमें आप देखिए, इसमें लिखा है, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता ही सेवा उत्पन्न हो। या निश्चित है, जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह क्या गुण अनिवार्य है। अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए, स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता कौन है? नम्रता है। स्वतंत्रता की माता कौन है? नम्रता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसी गद्यांश के आधार पर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? अहंकार है। कौन है? अहंकार है। अभी आपने पैराग्राफ में देखा, मैं फिर से दिखा देता हूं एक बार आपको। पैराग्राफ में आपने अभी देखा, लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। स्वतंत्रता की माता को अहंकारवश क्या समझ बैठते हैं? इसकी माता समझ बैठते हैं। वही पढ़ा, स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? तो स्वतंत्रता की सौतेली माँ अहंकार है। कौन है? अहंकार है। ना क्रोध है, ना नम्रता है, ना योग्यता है।
आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? आत्म संस्कार के लिए क्या मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है? जी बिल्कुल आवश्यक है। राजनीतिक जरूरी नहीं है, आर्थिक जरूरी नहीं है और भौगोलिक स्वतंत्रता जरूरी नहीं है। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है, आप पैराग्राफ पे भी देख सकते हो। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है, देखिए इसमें लिखा होगा आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। चलिए, ये मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, ये प्रश्न आपका एकदम सही है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये लो जरिएगा 10 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। इस गद्यांश को क्या हम नैतिक बल मान ले, क्या स्वतंत्रता मान ले, आत्मबल मान ले या अभिमान मान ले? तो इसका क्या है? स्वतंत्रता ही है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करिए। मुहावरा है, पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया। बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे, पुलिस को देख करके चोर क्या हो जाते हैं? 9 2 11 हो जाते हैं, अर्थात भाग जाते हैं। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है मौके पर धोखा देना। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है सहारा, आंख का तारा होना, बुढ़ापे का सहारा। चलिए आगे अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर है, बिल्कुल है। प्रभाकर है, भास्कर है। सुधाकर उसकी पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर किसकी पर्यायवाची है? ये चंद्रमा की पर्यायवाची होती है। किसकी? चंद्रमा की। दिए गए विकल्पों में अमृत का विलोम, अमृत का विलोम बहुत ही आसान प्रश्न है। जो अमृत होगा तो उसका विलोम विष भी होगा। अमृत का उल्टा क्या होता है? विष होता है। इसका विलोम क्या है? विष है। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि के द्वारा किया गया? श्री रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई? कबीरदास के द्वारा नहीं, सूरदास के द्वारा नहीं, मीराबाई के द्वारा भी नहीं, तुलसीदास जी के द्वारा की गई। माता पिता दोनों प्रसन्न थे इस वाक्य में। माता पिता के मध्य में लगने वाला जो यहाँ पर चिन्ह है उसको क्या कहते हो? क्या आद्रव विराम है, क्या निदेशक है, क्या अल्पविराम नहीं, वो योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह लगाई जाती है। क्या लगाया जाता है? योजक चिन्ह। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? क्या 15 अगस्त 1947 को? नहीं, ये तो आजादी के दिन है। 30 जनवरी 1948? यह भी नहीं। 26 जनवरी 1950? यह भी नहीं। कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा दिवस मनाया गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर है? नहीं। मधुकर है? नहीं। दिनकर भी नहीं है। क्या है इसका पर्यायवाची? नरपति है। क्या है इसका? नरपति होगा। कुछ गड़बड़ है क्या? नरपत नहीं होगा, इसका होगा पहला वाला ऑप्शन। आपका पहला ऑप्शन ही होगा, रत्नाकर होगा। क्या होगा? रत्नाकर होगा। सही कर लीजिए, रत्नाकर होगा इसका। संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं बताइए? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। कौन कौन? 3 हो गए। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इसलिए संधि के कितने भेद हो गए? अभी इनके भी भेद है, 5 है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताइए, आगे लगता है कि बाद में लगता है? शुरुआत में लगता है कि बाद में? तो उपसर्ग बताएंगे आप, शुरू में लगता है। तो प्रतिध्वनि में शुरू में क्या लगा है? प्रति लगा है, इसलिए प्रति उपसर्ग हो गया। ये नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग? प्रति उपसर्ग है। कारज, बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। कारज किस प्रकार का शब्द है? कमेंट करके जरा बताइए आप लोग। कारज, कारज क्या तत्सम है? क्या पूर्ण रूप से संस्कृत है? या तत्सम का बताया था, तत् धन सम, संस्कृत के बिल्कुल सेम जैसे। तो क्या ये कारज सेम है? नहीं है। क्या तद्भव है? सेम हिंदी भी नहीं है, या तद्भव भी नहीं है और देशज भी नहीं है। क्या है? अर्ध तत्सम है। अर्ध तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के टूटे फूटे रूप जो तद्भव में आने से पहले होते हैं उसको अर्ध तत्सम कहा जाता है। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का का बोध कराए, मनुष्य का बोध कराए, नर का बोध कराए, लड़की का बोध कराए, तो सब क्या होते हैं? ये जाति होते हैं। लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, तो ये जाति सब वाचक हो जाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? कमेंट करके बताइए। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? शब्द 2 प्रकार के। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के।
फटाफट प्रश्नों का सीरीज है, जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए। इसमें अधिसूचना जो नोटिफिकेशन जारी होती है, क्या सरकारी पत्रिका में जारी होती है या किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्रिका में, या सरकारी गजट में कोई भी अधिसूचना जारी की जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम है? सरल का कुटिल हो जाएगा, सरल का कठिन भी हो जाएगा, सरल का वक्र भी हो जाएगा, सरल का निरर्थक नहीं होगा। सरल का क्या नहीं होगा? सरल का निरर्थक नहीं होगा। रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखा जाए उसको 1/3 यानी 1/3 कम शब्दों में लिखा जाता है। संक्षेपण को 1/3 1/3 में लिखा जाता है। अगला है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाए सर्वनाम कहलाते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है? ऐसा काम मत करो इसमें नहीं है, मैं पीछे आया इसमें नहीं है, मैं यह काम नहीं करूंगा इसमें नहीं है, मैं काम के पीछे आया था। ये किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं काम के पीछे आया था, काम से इसका संबंध है। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा अभिभावक द्वारा क्या किया जाना चाहिए? अभिवादन कैसा होना चाहिए? अगर माता पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है तो उसमें अभिवादन किस प्रकार से किया जाए? क्या उसको सादर प्रणाम करे? क्या प्रणाम करे? क्या नमस्ते करे? नहीं, उसको शुभ आशीर्वाद दे दे। क्या दे दे? शुभ आशीर्वाद दे दिया जाए। शुभ आशीर्वाद से शुरुआत करना चाहिए। शुद्ध वाक्य बताओ। 10 अरब यात्री भारत आए, क्या शुद्ध लिखा हुआ है? 10 अरब। अरे 10 अरब कहां हो जाएगा? 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, फिर से 10 अरब लिखा हुआ है। अरब के 10 यात्री भारत आए, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अरब के 10 यात्री भारत आए, 10 अरब यात्री भारत आए, यह भी गलत है। तो इसमें एक ही शब्द आपके, इसमें 10 अरब बार बार लिखा हुआ है, वैसे गलत हो जाएगा। अरब के 10 यात्री भारत आए, यह उत्तर आपका एकदम सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या घटना पुल्लिंग है? नहीं। क्या लज्जा पुल्लिंग है? प्रार्थना भी नहीं। क्या है? संकल्प शब्द क्या है? पुल्लिंग है। संकल्प शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और आगे प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? क्या आरोग्य सही लिखा हुआ है? क्या आरोग्य सही लिखा हुआ है? नहीं, इसमें ऊर्जस्वी सही लिखा हुआ है। ईसाई इस तरीके से सही होगा और यह उत्सुक इस तरीके से सही होगा। और उत्सुक के नहीं होगा, उत्सुक इस प्रकार सही होगा। तो इसमें जो शुद्ध है नहीं है, अशुद्धि इसमें नहीं है। जो शुद्ध रूप में लिखा गया है वो ऊर्जस्वी ही लिखा गया है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने? 4 प्रकार के। अगला है अंश। अंश शब्द का सही। अंश मतलब किसी की हिस्सा। अंश का मतलब क्या होता है? किसी की भागीदारी, किसी का हिस्सा। और दूसरे अंश का मतलब क्या है? कंधा है। इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। अंश का मतलब आग नहीं होता है, अंश का मतलब कंधा, और कंधा इस अंश का मतलब नहीं होता है। इस वाले अंश का मतलब तो कंधा है और यहाँ आग और हिस्सा लिखा है, यह भी एकदम उत्तर गलत है। अगला आपके सामने है प्रश्न, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद, सब दुनिया जानती है। बुंदेली का क्षेत्र कहाँ है? बुंदेलखंड वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश में कहां पर है? क्या पानीपत सोनीपत तो हरियाणा में है, बुंदेलखंडी भाग नहीं है। आगरा मथुरा भरतपुर यह भी नहीं है, ये राजस्थान की तरफ वाला भाग है। झांसी जालौन और दतिया ये कहां है? ये बुंदेलखंडी वाले क्षेत्र है। जयपुर अजमेर जोधपुर यह भी नहीं है। तो झांसी जालौन और दतिया बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेली क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक है? यदि अच्छी वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। संकेत कहां पर जा रहा है? संकेत जा रहा है कि यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यही आपका सही उत्तर है। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई संकेत नहीं है। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, इसमें भी कोई संकेत नहीं। वाह क्या अच्छी फसल है, इसमें भी विस्मयादिबोधक है। तो संकेत कहां जा रहा है? यदि अच्छी वर्षा होने की संकेत हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या संकेत वाचक वाक्य है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये टॉप के 40 प्रश्न आप हमने करवा दिए। ये यूपीएससी के लिए रामबाण है और डेली इसी प्रकार से सीरीज आपको मिलती रहेगी।
डेली हम 40 क्वेश्चन, परीक्षा और नजदीक आएगी तो उस प्रश्नों की संख्या कुछ बढ़ाएंगे, 100 के आसपास कर देंगे। अब ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के बनाए गए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।